ब्रिटिशर्स की, यानी कि अंग्रेज। तो अंग्रेज जो है ना, उन्होंने 1600 ईस्वी में एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, इसको जो प्रमाणित किया गया था वो उस वक्त की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा किया गया था। और शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने सालों का एकाधिकार मिला था? केवल 15 वर्षों के लिए। और शुरुआत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, तो इसे केवल और केवल क्या बोला गया था कि इसके पास कौन सा राइट होगा? व्यापारिक राइट होगा, कि ये केवल ईस्ट इंडीज यानी कि भारत के साथ क्या करेगी? सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक रिश्ते को सुधारने का प्रयास करेगी। ये तो हुआ बात। तो इसको हम लोग 2-3 चरणों में देखते हैं। पहला चरण जो चलेगा ना, वो 1600 से लेकर के 1757 में एक युद्ध होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध के बाद जो होता है ना, वो समीकरण थोड़े से बदलने चालू हो जाते हैं और इन्हीं के बाद इनको क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का राइट्स मिल जाएगा। तो ये तो इनका एक क्रम रहेगा। तो अब देखते हैं कि इन्होंने कैसे कैसे करके भारत के क्षेत्रों को जीतते हैं। देखिए यहाँ पर जो आप ये वाला क्षेत्र देख पा रहे हो, ये आज का तो आपको बंगाल दिख रहा है, बट ये उस वक्त पे देखा जाए ना तो ये एक क्षेत्र हुआ करता था और इसे बोला जाता था बंगाल प्रोविंस। तो ये वाला जो प्रोविंस है, ये इसे हम क्या बोलेंगे? बंगाल प्रोविंस। अब होता क्या है, उस वक्त के हिसाब से बंगाल प्रोविंस जो था ना, वो सबसे अधिक रेवेन्यू देता था किसको? दिल्ली को। मतलब मुगलों को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किससे मिल रहा है? बंगाल से। दूसरा बात, अगर आपको व्यापार करना हो तो व्यापार करने के लिए भी बेस्ट लोकेशन अगर कोई हो सकती थी तो बंगाल थी, क्योंकि यहाँ से आप समुद्र से कनेक्ट करके दूसरे देशों के साथ भी क्या कर सकते थे? व्यापार कर सकते थे। लेकिन होता क्या है ना, अंग्रेज अपनी चाल चलते हैं और पहला उनको मौका मिलता है, पहला जो भारत के अंदर वो युद्ध जीतने वाले हैं वो होता है 1757 में। 1757 में जो युद्ध होता है, उस युद्ध को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्लासी का युद्ध। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। और प्लासी का युद्ध जो होता है वो किनके किनके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, जिसमें क्या होता है, सिराजुद्दौला जो होते हैं वो इस युद्ध को हार जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कौन होते हैं? उन्हीं के दामाद मीर जाफर को बनाया जाता है अगला नवाब। फिर मीर कासिम बनते हैं, वो कहानी अलग है। और उस मीर कासिम जो होते हैं बाद में विरोध करते हैं। तो बंगाल के अंदर ही आपको कुछ समय के बाद एक और युद्ध देखने को मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं 1764 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसे हम लोग बोलेंगे बक्सर का युद्ध। इसके बारे में डिटेल में हम लोग हिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे। तो बक्सर का युद्ध जो है वो कब हुआ है? 1764 में। और बक्सर के युद्ध में 3 भारतीय राजा थे और दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना थी। उसके बावजूद भी बक्सर का युद्ध कौन जीत जाते हैं? बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीतने में सफल होते हैं। अब जब बक्सर का युद्ध उन्होंने जीता तो जो अवध है, अवध कहाँ पर है? यूपी का ये वाला जो क्षेत्र है ना, कुछ हिस्सा, इसे उस वक्त पे क्या बोल रहे हैं? अवध। तो यहाँ के जो उस वक्त के किंग थे जिनका नाम था सुजाउद्दौला। फिर मुगलों के भी हेड थे। मुगलों के हेड मीर जाफर। तो उनके इन दोनों में क्या होता है ना, एक संधि साइन होती है और 1765 में एक संधि साइन की जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि के बाद भारत के अंदर ऐसा पहली बार हो रहा था कि अंग्रेजों को क्या मिल रहा है? अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल रहा था। तो अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल रहा है, मतलब अभी तक अंग्रेज क्या थे? केवल और केवल व्यापारिक मार्ग के लिए भारत आए थे ना, लेकिन अब अंग्रेज भारत में क्या कर सकते थे? कर वसूल सकते थे। मतलब वो भारत के किसानों से अब कर इम्पोज कर सकते थे और उनसे कर भी वसूलने का अधिकार उनके पास आ गया था। कर वसूल सकते थे। भारत के प्रशासनिक व्यवस्था का भी कुछ राइट्स उनके पास आ गया था। मतलब भारत के लिए वो क्या कर सकते थे? नियम भी बना सकते थे। तो अब वो नियम बनाएंगे कैसे? तो उसी नियम का जो क्रम होगा ना, वो हम उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो नियम लाया जाएगा वो कब लाया जाएगा? 1773 में। यहाँ तक की कहानी हमें समझी इसके कंटेक्स्ट में। अब आगे की तरफ अगर आप देखोगे ना तो देखिएगा, देखते हैं पहले हम लोग एक बार क्षेत्र समझ लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र पर कब्जा हो रहा है। ये जो आज का आप कर्नाटक देख पा रहे हो ना, ये कर्नाटक, ये आज का जो कर्नाटक है, उस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो ये मैसूर प्रांत हुआ करता था। इस प्रांत को क्या बोला जाता था? मैसूर प्रांत। और मैसूर प्रांत जो होता था उसमें 2 व्यक्ति का नाम आपको प्रमुखता से याद रखना है। एक व्यक्ति थे हैदर अली और दूसरे व्यक्ति थे टीपू सुल्तान।
तो हैदर अली, और इन्हीं के पुत्र हैं कौन, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बहुत अच्छे संबंध थे किसके साथ, फ्रांस के साथ, और ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि टीपू सुल्तान के संबंध किनके साथ बेहतर हो, इनके साथ, मतलब फ्रांस के साथ बेहतर हो। तो इसके कारण से मैसूर को लेकर के ना अंग्रेज और मैसूर के बीच में 4 युद्ध लड़े जाएंगे टोटल। हमने यहाँ पे 2 युद्ध की बात की, पहला था प्लासी का युद्ध और एक युद्ध की चर्चा की बक्सर का युद्ध। फिर 4 युद्ध कहाँ पे लड़े जाएंगे, मैसूर प्रांत के अंदर। तो आइए इनको देखते हैं, जिसे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो पहला एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है वो होता है 1767 से लेकर के 69 तक। इसी तरह से 4 युद्ध होंगे, मैं सिर्फ आपको पॉइंट लिख दे रहा हूँ। तो सेकेंड युद्ध जो होता है वो होता है 1780 से लेकर के 84 तक। और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था ना, उसी में हैदर अली की क्या हो जाती है, 1782 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उस युद्ध को बोलते हैं पोर्टेनोवा का युद्ध। फिर तीसरा जो युद्ध होता है वो होता है आपका 1790 से लेकर के 92 तक। और जो चौथा युद्ध होता है, चौथा युद्ध हुआ था 1799 में। मतलब अगर मैं आपको एक छोटे से शब्दों में समझाने का प्रयास करूं तो 1799 ईस्वी में ना मैसूर प्रांत भी किसके हाथ में चला जाता है, वो चला गया था अंग्रेजों के हाथ में। 1764 में पूरा बंगाल का क्षेत्र किसके हाथ में जा रहा है, अंग्रेजों के हाथ में। फिर 1799 में देखा जाए तो मैसूर प्रांत किसके हाथों में जा रहा है, बंगाल के हाथों में। फिर अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो ये जो महाराष्ट्र, आज का महाराष्ट्र है, उस वक्त पे इसे बोला जाता था मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य, शिवाजी का नाम आपने अक्सर सुना होगा। ठीक है, तो मराठाओं के साथ क्या होता है ना, मराठाओं के साथ उनके कुल 3 युद्ध होते हैं, जिसे बोला जाएगा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड और थर्ड। तो मैं केवल ये हेडिंग दे रहा हूँ। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था ना, वो आपका होता है 1776 से 82 ईस्वी तक चला है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो 1802 से लेकर 1804 ईस्वी तक चला है। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर चला है 1817 से 1818 ईस्वी तक। मतलब 1799 में मैसूर प्रांत किसके हाथों में गया है, अंग्रेजों के हाथ में। 1818 ईस्वी में अगर आप देखोगे तो मराठा साम्राज्य किसके हाथों में जा रहा है, अंग्रेजों के हाथ में जा रहा है। तो ये भारत के वो बड़े बड़े प्रांत हैं जो कि धीरे धीरे करके भारत के राजाओं से क्या हो रहे हैं, छूटते जा रहे हैं। और ये किनके पास जा रहे हैं, अंग्रेजों के पास जा रहे हैं। अगर हम इसमें अगला क्रम देखें तो आप यहाँ पे देख पाओगे एक राज्य है हमारा पंजाब। उस वक्त पे पाकिस्तान वाला पंजाब भी हमारे ही पास था क्योंकि ब्रिटिश इंडिया का भाग था। और पंजाब में अगर आपने एक व्यक्ति का नाम सुना हो तो राजा रणजीत सिंह का नाम आपने अवश्य सुना होगा, राजा रणजीत सिंह। अब होता क्या है, पंजाब को कब्जाने के लिए ब्रिटिशर्स को 2 युद्ध लड़ने पड़े थे। ब्रिटिशर्स 2 युद्ध लड़ते हैं, जिसमें होता है, जिसे बोला जाएगा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, और दूसरा होता है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। पहला अंग्रेज और सिख के बीच में जो युद्ध हुआ था 1845 से लेकर के 46 के बीच में हुआ है। और सेकेंड एंग्लो सिख युद्ध वॉर जो हुआ 1848 से 49 के बीच में हुआ था। तो अगर आप देख पा रहे होगे ना, मैं आपको मोटा मोटी समझाने का प्रयास करूं तो देखिएगा, बंगाल जो है, बंगाल 1765 ईस्वी में, मतलब इलाहाबाद की संधि के बाद बहुत हद तक क्या किसके हाथ में चला गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। फिर अगर हम मैसूर प्रांत की बात करें तो जो मैसूर प्रांत है वो 1799 के बाद किसके पास चला गया है, इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि इनडायरेक्टली वो किसके हाथों में चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। फिर अगर आप मराठा को देखोगे तो मराठा साम्राज्य भी 1818 ईस्वी में किसके पास चला जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो पंजाब भी कब चला गया, 1849 में किसके पास चला जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो देखिए धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन अंग्रेज जो है वो भारत के क्षेत्रों पे कब्जा करते जा रहे हैं। तो जब भारत के क्षेत्र उनके अधिकार में जाएंगे तो उनको अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग कानून भी बनाने की आवश्यकता होगी कि नहीं, तो वो अलग अलग कानून भी बनाते हैं। और वो जो अलग अलग कानून बनाएंगे उन्हीं को हम लोग अलग अलग एक्ट के तहत पढ़ते हैं। जैसे